अगर आप 70 का दशक देखें, 1970s, there are movements all over the country. जब तक हमको ये भरोसा नहीं लगता कि कोर्ट ने अगर हमको उल्टा धक्का दिया तो भी हम लोग हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी बात छोड़ेंगे नहीं, तभी हम कोर्ट में जाएंगे. You must have that hope. You can't be part of a movement from a hopeless mind. हम लोगों को अगर प्रॉफिट ओवर नेचर भी नहीं होने देना है, प्रॉफिट ओवर पीपल भी नहीं होने देना है, और पीपल एंड नेचर फर्स्ट, क्योंकि उसके सिवाय प्रॉफिट ही नहीं, जिंदगी मुश्किल है. वेलकम व्यूअर्स, आप सबको स्वागत है. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम दिन भर यूथ फॉर स्वराज और बाकी यूथ संगठनों को मिलके जो दिन भर के चला रहे हैं डिस्कशंस ऑन वेरियस इश्यूज, उसका एक चरण ये है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेगेसी ऑफ एनवायरनमेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, पर्यावरण के आंदोलन का विरासत. मेरे साथ है, मैं मॉडरेट करूंगा, मैं अवीक शाह हूँ, स्वराज अभियान से हूँ. आपके स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे, परिचय कराना तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ. देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि चोपड़ा जी. रवि चोपड़ा does not need an introduction in the world of environment in India and abroad. People Science Institute का फाउंडर है. रवि जी दशकों से एनवायरनमेंट, पर्यावरण के ऊपर देश को समझा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविस्ट है. दूसरा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत भूषण जी. There are several crusading lawyers in India and many of them have done landmark cases on environment and protection of environment. उनमें से प्रशांत भूषण जी का नाम देश को पता है और देश को मालूम है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है. बट ये तो कोर्ट कचहरी की बात हो गई है. वैसे प्रशांत जी रिट्रीट करते हैं पालमपुर में, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और पर्यावरण के बारे में जो सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट में वो करते हैं, वो ही सवाल जवाब जमीन पर उतरकर पालमपुर हिमाचल प्रदेश में भी करते हैं. कुछ ही देर में हमारे साथ मेधा पाटकर जी ज्वाइन करेंगी. वो आने से उनको भी एक राउंड में इंट्रोडक्शन करा दूंगा. अब डिस्कशन, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. रवि जी, आपसे शुरू करते हैं. The legacy of environment movements, इसका मतलब कोई विरासत है? यदि है तो आपके हिसाब से वो क्या विरासत है? What is this legacy of environment movement you see and share with us? मैं पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका इतिहास बहुत प्राचीन भी हो सकता है. लेकिन अगर हम आधुनिक मूवमेंट्स को देखें तो मुझे लगता है कि हमें लगभग 100 साल पहले तो चले जाना चाहिए. If you look at the late 19th century, when the British start taking over and establishing sovereign rights over natural resources, that's where the struggles begin. और मैंने 100 साल इसलिए कहा कि लगभग during the teen years of the 20th century, the British almost completed the takeover of forests in Uttarakhand. और उसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि लोगों का रोज का जीवन उन जंगलों पर निर्भर था. उनके पारंपरिक हक हकूक थे, और वो हक हकूक अब लगभग ना के बराबर अंग्रेजों ने किए. तब गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में आंदोलन चले, and they were able to win back many of those traditional rights. Later, we find the Chipko movement emulating the old Kumaon forest movement. तो ये कम से कम मैं मानता हूं कि ये हमारी मॉडर्न जो अपने पर्यावरण का जो आंदोलन है,
वो कम से कम 100 साल पुराना है। अगर आप 70 का दशक देखें, 1970s, you know, there are movements all over the country. There is the attempt to stop the pollution of Chaliyar River. There is Grasim's pollution of the Chambal River in Nagda district. And similarly, all over the country, you will find that there are local movements to protect the natural resources. जी, थैंक यू रवि जी। प्रशांत जी, आपसे सवाल करना चाहता हूँ इसके बारे में। तो दिस एंटायर एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड एज एन एंटी कॉलोनियल रिसोर्स ग्रैबिंग मूवमेंट, लेकिन 70s में जब चिपको में पहुंचते हैं तब तो हम कॉलोनाइज नहीं थे। सो इन योर पर्सपेक्टिव, ये मूवमेंट, डज इट ऑलवेज टेक द शेप of people versus government, whether it is a foreign British government or whether it is our own elected government? ऐसा आपको दिखता है क्या प्रशांत जी? नहीं, अब ऐसा हो गया है। जब ये एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू हुआ था, देखिए जो ब्रिटिश के खिलाफ जब वो लोग फॉरेस्ट को कब्जे में कर रहे थे, तब तो एक तरह का रिसोर्सेस का इशू ज्यादा था, एनवायरनमेंट का कम था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में अवेयरनेस वगैरह तो 1960s से शुरू होती है, जब वो रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग और इस तरह की किताबें पब्लिश होती हैं, तब जाकर लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज से कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जब ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थोड़ा और आगे बढ़ा मिड 20th सेंचुरी तक, तब लोगों को इसकी अवेयरनेस डेवलप हुई कि इससे पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, इकोलॉजी का कितना नुकसान हो रहा है, और इससे वापस ह्यूमंस को बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे करके मिड 19th सेंचुरी के आगे ये मेरी राय में जो प्रॉपर एनवायरमेंटल मूवमेंट है वो शुरू हुआ। इतना ज्यादा एंटी गवर्नमेंट नहीं था जितना कि एंटी ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, कि जिस तरह का हम लोगों ने एक पूरा ग्रोथ का और पूरा केमिकल्स और ये सारा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इन सब चीज़ों का जो हम लोगों ने इस्तेमाल शुरू किया, और जब इतना ज़्यादा बढ़ गया इसका इस्तेमाल, और जब उसके इफेक्ट्स दिखने लगे कि भाई किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बर्ड्स मर रही हैं वगैरह वगैरह, तब जाकर ये मेरी राय में जब ये मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट है तब शुरू होता है। हो सकता है कि प्राचीन टाइम में जरूर कई सारी सोसाइटीज में इसकी अवेयरनेस रही होगी। रेड इंडियंस वगैरह में, जो अमेरिकन इंडियंस हैं, उनमें कहते हैं कि इसकी काफ़ी अवेयरनेस थी। कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़रूर इसकी अवेयरनेस रही होगी, लेकिन जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो लोगों को अवेयरनेस आई वो शायद मिड 20th सेंचुरी में, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ इतना नहीं था जितना कि जो हम लोगों ने जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो अडॉप्ट कर लिया था उसके खिलाफ ज्यादा। जी प्रशांत, थैंक यू। मेधा जी नमस्कार, वेलकम। हम विरासत से ही शुरू कर रहे थे कि ये बताइए, एनवायरनमेंट आंदोलन का विरासत के ऊपर चर्चा शुरू ही हुई थी। अब आपको मैं 70s और 80s में ले आना चाहता हूँ। हमारा प्रस्तावना ये है कि ऑलमोस्ट ऑल एनवायरनमेंट मूवमेंट्स लगभग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड पावर्स के खिलाफ लोगों का होता है। पीपल वर्सेस गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
नर्मदा के संदर्भ में, और या कोई और भी आपके दिमाग में हो कोई इशू हो, आपको क्या लगता है, हु इज दिस बैटल, दिस एनवायरमेंटल बैटल अगेंस्ट, हु आर द प्रिंसिपल प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स? कौन लड़ते हैं इस लड़ाई में? मेहता जी। शायद उनका इंटरनेट। मेधा जी आपको सुनाई दे रहा? मैं पूछ रहा था कि ये जो एनवायरनमेंट मूवमेंट का विरासत है, इसमें आप दो प्रिंसिपल खिलाड़ी, नायक खलनायक, आप किसको देखती है? आपका जो नर्मदा का अनुभव है उसके आधार पर, या और कोई भी मूवमेंट के आधार पर, आपको क्या लगता है इसमें प्रिंसिपल कौन लोग लड़ते हैं, किन के साथ किन का लड़ाई चलता है? जी मेधा जी। तो जो प्राकृतिक साधन वाले लोग है, समुदाय है, जैसे आदिवासी पर वाले लोग हैं, इनमें माइग्रेंट चर्चा चल रही है, वो प्रकृति श्रम प्रतिभा की पूंजी भी बचा के रखी है। और इन लोगों का जब एक सो कॉल्ड डेवलपमेंट, एक विकास की अवधारणा बनती है और विकास को थोपा जाता है, तब जब उनकी पर्यावरण से ही के ये सवाल के आघात या हमले से या हाँ रवि जी, जब तक मेधा जी का इंटरनेट ठीक हो आप बताएं। एक तो मुझे बात याद आती है कि गांधी जी ने तो 1908 में जो हिंद स्वराज जब लिखा था, तब भी उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग लिखा था कि if India were to consume resources like the British Empire, how many earths are we going to need? तो ये जो लड़ाई है against this so-called modern civilization, गांधी जी ने तो तब शुरू कर दी थी। जी मेधा जी, अभी क्या ठीक है इंटरनेट? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है, बताइए। अभी आपके में मैं तो ये डिजिटलाइजेशन का काम हो रहा है। मैं के साथ ये कम्युनिकेशन एक प्रकार से है, पर मैं और मेहनत पर जीने वाले जो समुदाय हैं, उन समुदाय जो है आजीविका है, क्योंकि वो प्राकृतिक पर शुरुआत को इससे है। अभी भी आपका जैसे पर गया है सतपुड़ा के नर्मदा घाट, तो का एक रिवल एक आर्थिक होता है, एक पॉलिटिकल रिश्ता तो नहीं होता है। उन संसाधनों को एक कमोडिटी के रूप में वो नहीं देखते हैं, वो उनके जीवन का एक हिस्सा होता है। इसलिए एक भावनिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, सब प्रकार का रिश्ता उनका होता है मिला जुला। और आज हम लोग अगर देखेंगे तो इसीलिए आंदोलनों ने मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे आज हमारी पूरी व्यवस्था और पर्यावरण के रिश्तों में प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारे समुद्र के किनारों का क्या हो रहा है, हमारे जंगलों का है, हमारे भूजल, हमारे कौन डाका है, हमारी हवा का हो रहा है, हमारे मुद्दे पर्यावरणीय मुद्दे नहीं। और इसमें हमारा जो आर्थिक पर्यावरण है, जो राजनीतिक पर्यावरण है, उसके साथ जो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जब भारत में अलग अलग है, तब मुझे लगता है कि जमीन को भी इसमें जोड़ा गया है।
किसान आंदोलन भी इन्हीं आंदोलन वर्णीय आंदोलन चलते हैं। पानी के लिए लड़ना या वाटर वो बच्चा पूरा भी आतंककारी ही मानना जाना चाहिए। तो कहीं बचाने की बात है, कहीं उसको लेकर वैकल्पिक विकास की अवधारणा बनाने की बात है। आंदोलनों में ये दोनों बिंबित होता है। पर उसके आपने जो सवाल पूछा कि राजसत्ता जो है वो केवल दुश्मन ही नहीं, तो एक आमने सामने खड़े होकर एक युद्ध सा, क्योंकि अर्थात जबकि एक कम्युनिटी, एक हैबिटेट, एक आबादी, समुदाय उन प्राकृतिक साथ जी रहे, जैसे राइपेरियन कम्युनिटी के साथ नदी घाटी के कच्चे पर्यावरण के साथ जीते या पीढ़ियों से, और अचानक हो जाता है गणतंत्र में अतांत्रिक पद्धति से, और जितने भी कानून बने हैं संवैधानिक, जैसे हमारे पूरे पर्यावरण पर अधिकार आर्टिकल 51 पर आखिर में पंचराज है, उसके तहत भी आर्टिकल 243 तक, यानी नहीं तमाम दृष्टिकास नियोजन का अधिकार गया है, लेकिन को बॉटम व्यवस्था वस्तु रूपी पूंजी मांगकर अपने निर्णय लेकर अपरिवर्तनीय असर दिखते हैं, तब उनको आमने सामने करना पड़ता ही है। और ये संघर्ष जनतंत्र के सभी स्तंभों के साथ होता है। हमारा अनुभव ये है कि राज्य सत्ता मतलब केवल कोई प्रधानमंत्री के साथ लड़ना, पूरी व्यवस्था के साथ लड़ना, उसमें कोने भी आते हैं, वो करना पड़ता है। मास एक्शन और लीगल एक्शन, प्रशांत जी यहाँ बैठे ही है, इन्होंने इतनी लंबी लड़ाई कोर्ट में हमारे है, वैसे ही गुजरात के गिरीश पटेल जी या इंदौर के अनिल या सुप्रीम कोर्ट में अब संजय पाल के किनारे पर, और वो अर्थात मास्ट ऑर्गेनाइजेशन जब लड़ा तब एक पूरा सर्वांगी वहां रहे, जैसे नर्मदा में शांति भूषण जी ने रखी, उसी ही नहीं उसमें जंगल भी उजड़े हुए लोगों के विस्थापन तक चीजें आनी पड़ती है। पर जब हम लोग स्टेट के या गणतंत्र के एक एक स्तंभ की बात करते हैं, तब नौकरशाहों का, राजनेताओं का नजर से टकराता है, कोई व्यक्तिगत टकराव मेधा जी होता। मेरा एक सुझाव है, कोई युवा साथी को बोलिए आपका इंटरनेट एक बार चेक करेगा, क्योंकि आपकी आधा आवाज हम तक पहुंच नहीं रहा है। एक बार चेक करवा लीजिए, तब तक मैं प्रशांत जी को पूछना हूँ। प्रशांत जी, अल्टीमेटली गो टू कोर्ट, you are pitted against the state, and your experiences are, I mean, maybe there is some industry or some industrial interest behind the litigation, but finally it is the state that you have to battle in court. तो उस समय आपको नहीं लगता है कि it is a people versus state kind of situation, या आपको क्या लगता है? I mean, in your experiences? अब तो ऐसा हो गया है, क्योंकि अब तो एक तरह से स्टेट के ऊपर कब्जा इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट का हो गया है। वो लोग चाहते हैं कि उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स और उनकी कंपनी का काम तेजी से बढ़े और उसकी खूब ग्रोथ हो, और उनको तो कोई परवाह नहीं है एनवायरनमेंट की, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है, और जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो वहाँ के लोकल लोग भुगत रहे हैं या फिर इन जनरल लोग भुगत रहे हैं। और जब स्टेट उनके कब्जे में आ जाता है, जो आज हम देख रहे हैं ना, कि सरकारें जो हैं इन्हीं तरह के जो वेस्टेड
कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके कब्जे में है। तो इसलिए सरकारें ही उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ावा देती हैं। उसके पीछे इन बड़े बड़े कॉरपोरेट इंटरेस्ट का हाथ होता है, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेकर, मतलब पहले तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, फिर सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह देना, ये सब स्टेट करती है। तो इस वजह से आजकल जो लिटिगेशन होता है वो नॉर्मली स्टेट्स के खिलाफ होता है। उसमें वो कंपनीज भी कई बार इन्वॉल्व होती हैं, बट ज्यादातर स्टेट के खिलाफ ही होता है। एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस है जिसमें आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके कोर्ट गए, उसमें नेचुरली कोई कॉर्पोरेट था जो उस कंसर्न को रेज कर रहा था, मतलब कंसर्न, आप उसके एक्शंस के खिलाफ कंसर्न लेके गए, और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके साथ खड़ा होके कहा नहीं, प्रशांत भूषण का पिटीशन में मेरिट है, वी एक्सेप्ट द प्रेयर्स, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने मतलब कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई हो, वो सरकार से थोड़ा स्वतंत्र हो, और वो लोग फिर आकर ये कहते हैं कि हाँ इसमें मेरिट है। चाहे वो यहाँ दिल्ली में भूरेलाल कमेटी हो, या जैसे वो दून वैली लिटिगेशन में कोर्ट ने कई कमेटियां बनाई थी, जो दून वैली माइनिंग का जो लिटिगेशन था, और उन्होंने बोला था कि हाँ ये जो पिटीशन में जो ये लोग कह रहे हैं ये बात ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि अगर सरकार आपकी बात मान जाए तो फिर लिटिगेशन से पहले ही मान जाना चाहिए उनको। लिटिगेशन की नौबत तो तब पहुंचती है जब सरकार आपके खिलाफ खड़ी है। तो जुडिशियरी एट टाइम्स हैज अंडरस्टूड द कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जीक्यूटिव का आपका कोई मेमोरी नहीं है, आपके पास कोई एग्जाम्पल आप नहीं बता पा रहे हैं जहां एग्जीक्यूटिव भी एनवायरनमेंट के पक्ष में खड़ा हुआ है? रवि जी, आपको पूछना चाहता हूं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बहुत सारे, जैसे मेधा दी ने बताया, कोर्ट्स में हैं और ऑन ग्राउंड तो डेफिनेटली है। तो आपको क्या लगता है, वन टाइप ऑफ मूवमेंट इज बेटर देन द अदर, या बोथ आर रिक्वायर्ड टुगेदर? इसमें आपका क्या राय है? आज की परिस्थिति में तो दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि जब कई बार देखा है कि जो आंदोलन चलते हैं उसमें राज्य या राष्ट्र सरकारों का दबाव बहुत जबरदस्त होता है, और फिर मामला अंत में जाके एक आर्बिट्रेटर यानी कोर्ट में जाके ही सेटल होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज भी जोड़ना चाहता हूँ, आप कहें तो अभी, नहीं तो बाद में भी जोड़ सकते। नहीं, बोल दीजिए, बिल्कुल बोलिए। ये है कि आंदोलन जो है, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखें तो आंदोलन जो है वो बहुत लंबे नहीं चल सकते हैं। गांधी जी को देखिए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अर्ली 20s, सिविल डिसोबीडियंस इन अर्ली 30s, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, और protest is then combined with constructive work, constructive action. And this is a very, very important lesson, because the common people cannot keep on protesting for years at end, even though I think Medha has achieved a significant amount of success with the tribal communities. Lekin in general, I don't see people being able to sustain campaigns for decades. Therefore, constructive work as well as protests must go hand in hand. So you feel that protest on the ground combined with some action in court
ब्रिंग्स टू फ्रूशन। तो ये सेशन जो है इसमें एक्चुअली हम एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। आफ्टर द लॉकडाउन जो हमें पर्यावरण का तस्वीर देखने को मिला, हिमालय की तस्वीर, यमुना की तस्वीर, इससे सवाल ये पैदा होता है, और मेधा जी आपके पास वापस जाऊंगा मैं, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का मान लीजिए 100 साल का इतिहास है, मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट का। तो इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आप दर्शकों को बताएं ताकि उनको लगे कि नहीं, आंदोलन करने से, संघर्ष करने से और संघर्ष के साथ निर्माण करने से हम कई बार जीते हैं, और ये मैसेज आज के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको ऐसा कोई मूवमेंट्स के सक्सेस के बारे में आप बताना चाहती है तो बताएं। पूर्ण रूप से हारते नहीं हैं, और अगर पूर्ण रूप से जीते भी नहीं तो भी हम लोगों को ईच बीच का मार्ग पकड़कर मंजिल के उल्टी दिशा में हम नहीं बढ़े, ये देखना पड़ता है और बढ़ना पड़ता है। और इसके लिए लोग ही अपना एक रीजनेबल वे आउट जिसको कहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। नर्मदा का ही उदाहरण दे दे तो 2000 में जब हमारा 6 साल के कोर्ट में केस चलने के गया, पहले तो हमको लगा कि ये गए, पर वो तो 2 जजेस विरुद्ध 1 जज का फैसला था, और जिस जज ने, जस्टिस वरूचा ने पूरे 6 साल सुना था, उन्होंने तो कहा था कि ये परियोजना प्लान्ड ही नहीं है और इसलिए आगे बढ़ नहीं सकती है जब तक कि इसका पूरा अभ्यास पहले नहीं हो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। तो हम लोगों को तो लगा अब तो प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसमें कोर्ट ने तमाम हमारे आर्ग्यूमेंट्स न सुनते हुए भी आखिर सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की दखल ली, आर्थिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की दखल नहीं ली, या आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की दखल नहीं ली होगी, लेकिन इतनी दखल लेते हुए उन्होंने कहा कि ये शर्तों पर ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। अब हम जब रोते हुए लौटे घाटी में, मुझे याद है कि हमारी बहनें और भाइयों ने हॉल भर के हमारा स्वागत किया और हम तो चकित हो गए। प्रशांत जी को भी याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हम रो पड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूरी दी है तो क्या हुआ, हमने थोड़ी मंजूरी दी है। तो ये जो एक एक जनतंत्र के, व्यवस्था के, एजेंसीज के ऊपर उठकर द फर्स्ट पीपल एंड नथिंग लेस देन, ये कैसे आती है। हम लीगल एक्शन एकदम शुरू नहीं करते हैं, हमने कहीं पर्याप्त नहीं जाएंगे कोर्ट में जब तक हमको ये भरोसा नहीं लगता कि कोर्ट ने अगर हमको उल्टा धक्का दिया तो भी हम लोग हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी बात छोड़ेंगे नहीं, तभी हम कोर्ट में जाएंगे। इसलिए 1985 से लेकर हमने 1994 में हमारी केस डाली, और 2000 के ये फैसले में अगर ऐसा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो भी 2017 तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। और आज भी वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए उनको कहीं ना कहीं पानी का रेगुलेशन मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और सरदार सरोवर से जो अन्य बांधों पर आंदोलन गए, हम लोग पहुंच गए अलग अलग जगह पर, चाहे बरगी में हो, महेश्वर में हो, तो एक एक जगह पर कुछ ना कुछ लोगों ने पाया। पर ये है कि जो पर्यावरणीय फोकस था वो धीरे धीरे फिर पुनर्वास पर लेना पड़ा, लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी। आंदोलन ने ये सब विचार पूर्वक किया, क्योंकि एक लेवल होती है मैक्रो लेवल, जिसमें हम लोगों को बैटल नहीं, वॉर जीतनी होती है। उसमें हमारे नजरिया बदलना है तो केवल राज्य सत्ता का नहीं, जनता का। इसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल बदलनी है। पर्यावरण हम कैसे रोकेंगे भाई, केवल बोलने से नहीं होता है पर्यावरण की रक्षा। तो ये सब चीजों में टेक्नोलॉजिकल चॉइस क्या होना चाहिए, जल नियोजन में, ऊर्जा निर्माण में, ये सब करते करते और हर क्षेत्र की पॉलिसी बदलते बदलते
उसके लिए नई कानून लाते, कानूनों का अमल करवाते, जिंदगी निकल जाती है। हमारे 35 साल नर्मदा आंदोलन के साथ निकल गए और आज भी हजारों को काफी कुछ मिला जो कहीं नहीं मिला था, तो कुछ हजार आज बाकी भी है। और नए नए टूरिज्म जैसे अटैक्स हो रहे हैं सरदार पटेल के नाम पर, तो आदिवासियों को बेरहमी से उखाड़ा जा रहा है। तो एक आंदोलन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता है किसी कोर्ट के फैसले से, ये मेरा कहना है। और फैसले का अमल करते करते भी हम लोगों को कभी नए रास्ते भी लेने पड़ते हैं। आखिर आंदोलन से लोगों की स्थिति और लोगों का जीवन आंदोलन के बिना जैसे होता उससे बर्बाद नहीं हो, ये देखना पड़ता है। इसलिए मानव अधिकार भी पर्यावरणीय अधिकार से जोड़कर हम लोगों को एक अप्रोच लेना पड़ता है, मास मूवमेंट्स को जो जनशक्ति के आधार पर चलते हैं। नहीं तो लंबी दूरी तक जनशक्ति नहीं चल सकती है। बहुत केसेस भी हमने आधे अधूरे जीते हैं और आंदोलन भी जीते हैं। हमारा एनरॉन का आंदोलन हो, आखिर एनरॉन कोलैप्स ही हो गया, वो हमारे ही आंदोलन से हुआ ऐसा नहीं, पर हम जेल में गए कितने राज्यों के लोगों को, और पूरे पावर के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत में उसको सवाल किया, जो आज भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर हो रहा है। हम लोग एक एक डैम्स पर जो लड़े हैं, वहां तो हम या तो डैम रुक ही गया, ऐसा भी मिला है लोगों को, हमको मतलब मैं हमारी बिरादरी की बात कर रही हूँ। और जैसे महेश्वर की योजना भी अभी कैंसिल करनी पड़ी, लोगों ने पकड़ के रखा, इसके लिए ये होता है। दूसरी बात की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लेजिस्लेशंस, कानून अस्तित्व में कैसे आए, वो भी तो कहीं ना कहीं वन के साथ जीने वाले जंगलवासियों ने, आदिवासियों ने, मूल निवासियों ने अपना हक जताया है। उसमें संघर्ष में लीगल एक्शन भी थी, पर जहां राज्य सत्ता के साथ संवाद भी काम आता है, वहां हम संवाद से ही काफी कुछ निकालते हैं। और कई सारे स्टेट लीगल एक्शन में भी अपनी पोजीशन अगर लोगों के पक्ष में रखते हैं, जो समय कभी था, आज तो जुडिशियरी के साथ भी अंदर लड़ना पड़ रहा है, तो और क्या बात करें। लेकिन ये सब अलग अलग प्रकार के स्तंभ, मीडिया वो कभी काम आता है, कभी हमको गाली देता है। पहले तो गाली देता था, अब कोरोना ही क्या, सुनामी और ओखी और अम्फान सब प्रकार के हमले, अब दिल्ली ही भूकंप के ऊपर बैठी हुई है। तो ये सब होते हुए कई सारे मीडिया, कई सारे राजनेता, कई सारे अधिकारी समझ रहे हैं, और समाज के भी जो समुदाय नहीं मानते थे वो कुछ समझ रहे हैं। अगर कम पढ़ रहे हैं तो हम ही कम पढ़ रहे हैं। इस चीज को लोगों के घर तक, महिलाओं के चूल्हे तक ले जाने में हम जितना कर पाए हैं उससे और बढ़ना चाहिए, नए नए माध्यमों से और नई नई ताकत से। और जैसे रवि भाई बोले कि संघर्ष के साथ निर्माण जुड़े बिना हम लोग लंबे नहीं चल सकते। हमारी जीवनशालाएं नहीं होती तो शायद आदिवासी क्षेत्र में हम लोग वो केंद्र नहीं आते जो प्रबोधन के केंद्र बने, जिसके कारण दीदी, आदिवासी दीदी एक वाक्य में, अभी जो युवा पीढ़ी है, पर्यावरण के योद्धा इतने निकल रहे उभर के, एक वाक्य में आपको उनको कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगी? मैं तो कहूंगी कि पर्यावरण के मुद्दे, संघर्ष या उसके संबंध के निर्माण कार्य, ये कहीं आप क्लाइमेट चेंज तक या ओजोन के लेयर तक, यानी बहुत ही बाहरी आवरण तक के न मानिए। उसका संबंध अपने जमीन से, अपने खेती और खेती हरोन से, अपने मछुआरों से है, अपने जंगल से है, जिसके कारण ही पानी बचता है और नदियां बहती है। तो ये तमाम मुद्दे जो जीवन के आधार है, उनको बचाने का कार्य जीवन बचाने का काम है। आज कोरोना के कारण मृत्यु की कीमत बढ़ गई। अब देश में हर रोज टीबी और गुटखा से हजारों मृत्यु होते हैं, और शराब से साल भर में 2.5 लाख, और किसान 10 आत्महत्या करते हैं हर रोज। इस स्थिति को पलटने की बात तब तक मन में नहीं आती है जब तक शायद खुद के ऊपर मृत्यु का आक्रमण हो सकता है, ये संभावना कोरोना कोविड-19 जैसे सिचुएशन में नहीं दिखती। अब इसका जवाब युवाओं को देना है, और ये जवाब के लिए उनको कोई ना कोई एक मुद्दा पकड़ना है और उस मुद्दे का पूरा अभ्यास करना है, उसके गहराई में जाना है, उसके कानून और नीतियों के मसौदे के आधार पर ही नहीं, संवैधानिक ढांचे का भी
अभ्यास करना पड़ेगा और अपना एक नजरिया बनाना पड़ेगा जो आपको चुभेगा। कई बार ये दिखेगा कि आपकी जीवन प्रणाली और आप जो कह रहे हैं उसमें बेहद विरोधाभास है, तो उसमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा धीरे धीरे। और ये सब करने के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि खुद को थोड़े खुद के ऊपर उठा दो, अपनी करियर, अपना ये, अपने टारगेट्स, अपने सपने। पर दूसरे लोग जब मजदूर रास्ते पर चल रहे हैं, हम केवल उस पर चर्चा करेंगे कि रास्ते पर जाकर उनको रोकेंगे और सरकार को कहेंगे कि इनको ट्रक में बिठा दो, ये हमको करना पड़ता है। कार्यकर्ता इसीलिए ऐसे अपने नजर में आए हर अन्याय से अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण बचाने का काम करते हैं। और इसके लिए आप शुरुआत कीजिए, मैं कहूंगी 1 साल देकर शुरुआत कीजिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होगा, या आप जहां नौकरी से 1 साल हट पाएंगे, या शाला के बाद कॉलेज जाने के पहले 1 साल निकालेंगे, आप वो दीजिए किसी भी मूवमेंट को। मूवमेंट को मैं कहूंगी क्योंकि एनजीओज मतलब एक करियर का मामला हो जाता है, लेकिन यहाँ करियर का नहीं, एक जो करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन देश में है और कैलसनेस है, उसके खिलाफ लड़ने का मामला है। लड़ाई मतलब डरना मत, कोई हथियार से नहीं है, अहिंसक है। तो आप सब लोग ये हासिल कर सकते हैं कुछ ना कुछ, इसके 1 साल जुड़कर फिर तय करके कि आगे क्या करना है। सॉरी लंबा एक ही कोई बात नहीं बोला। आपके और हमारे बीच लंबा चर्चा तो होते रहता है। प्रशांत जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। प्रशांत जी, ये सारा मसला आखिर में लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी के ऊपर आधारित होता है, तो क्यों ना हम जड़ में इसको खत्म कर सकते हैं? Why is it that the legislation itself is so skewed against people? लोगों के खिलाफ क्यों लेजिस्लेशन होता है? और उसकी जो चैलेंजेस कोर्ट में आप ले जाते हैं, वायरसेस को चैलेंज करते हैं, उसमें आपका अनुभव क्या है? What is it generally that you feel about these legislations which are anti-environment and in a way anti-people? नहीं, ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन एंटी एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट काफी अच्छा एक्ट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। अब जैसे एनवायरमेंटल अप्रेजल है किसी प्रोजेक्ट का, कि भाई इस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। कायदे से तो जो इसका अप्रेजल करे उसको कम से कम उस सरकार के उस विंग से स्वतंत्र होना चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को पुश कर रहा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सरकार एक मोनोलिथिक एंटिटी सी बन गई है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को जब पहले कंसीव किया गया था, एक रेगुलेटरी मिनिस्ट्री थी जो कि एक तरह से बिल्कुल सरकार से काफी हद तक स्वतंत्र होगी। लेकिन हमने देखा कि अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो प्रोजेक्ट को सरकार में जो लोग प्रोजेक्ट को पुश करते हैं, वही लोग बाद में आकर उसका एनवायरमेंटल अप्रेजल के इंचार्ज बन जाते हैं। कोयले का सेक्रेटरी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले बोला था कि एक बिल्कुल स्वतंत्र एनवायरमेंटल अप्रेजल अथॉरिटी बननी चाहिए, लेकिन वो बनाई नहीं गई, जिसकी वजह से आज तो ये हालत हो गई है कि एनवायरमेंटल अप्रूवल और अप्रेजल के नाम पर बिल्कुल फार्स हो रहा है। रवि जी आपको ये ज्यादा ठीक से बता सकते हैं कि धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का तो इन्होंने एनवायरमेंटल अप्रेजल और अप्रूवल को खत्म ही कर दिया, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स का। और जिनका बचा भी है उनका अप्रेजल और अप्रूवल बिल्कुल एकदम फार्सिकल तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स को भी सैंक्शन किया जा रहा है। और अभी जैसे आज के कल के इंडियन एक्सप्रेस में इसकी खबर निकली थी कि कितने सारे एनवायरमेंटली सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स को इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में अप्रूव कर दिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, खासकर इस सरकार के साथ। So the laws are good. और अभी लॉज ही बदल रहे हैं। हाँ, इस वक्त the laws are good. अभी तो वो लॉज ही बदल रहे हैं। And primarily intent is bad.
इंटेंट बैड होने से इम्प्लीमेंटेशन उसी ओर जाएगा। हाँ, वो रूल्स और नोटिफिकेशंस वगैरह जो है ना वो अब बदल रहे हैं, तो अब एनवायरमेंटल अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती और अथॉरिटी सरकार के कब्जे में है। लेकिन रवि जी इसके बारे में ज्यादा बता सकते। हाँ रवि भाई, मैं आपके पास आ रहा था। ये एक तो तहरीक के बारे में भी कुछ बताइएगा, उसको कई जगह पर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की सक्सेस के रूप में भी देखा जाता है। और दूसरा ये जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो पछड़ा है, ये जो एंटायर कोनंड्रम है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप यदि आलोकपात करें। मैं तो दो वाक्य आपके श्रोताओं को सुनाना चाह रहा था। क्या दो वाक्य पहले सुना दूं? जी जी बिल्कुल। एक तो बूट पॉलिश फिल्म के गाने से है, मेधा को याद होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों में लिखा है। That's my first suggestion to people. You must have that hope. You can't be part of a movement from a hopeless mind. Very important. The second is from the Black Panther leader, Eldridge Cleaver. In his book, Soul on Ice, he has a brilliant sentence. If you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. This is what we need to understand. और जहां तक ये बातें हैं, we have won a number of battles, as Medha put it, that we may not have won the war as yet. But there are a number of battles. Prashant was very active in the Bellary mining case, right? Goa mining case. And these are two recent examples. If you look at some of the older battles, then you can go back to the 80s, I think, where the Doon Valley mining case, जिसकी बात प्रशांत ने की, तो Doon Valley में mining बंद हो गई, है ना? उस तरह from the 80s onwards, there are several success stories that one can cite, and we must study these stories, because that's where some very important lessons are. Okay, तो जहां तक अभी जो बात है कि वो तो हम देख ही रहे हैं, जो प्रशांत ने कह दिया है, there's nothing more to add, that all the rules are being diluted. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनता है 1980 में, उसके रूल्स बनते हैं 2003 में. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज क्वाइट गुड. रूल्स आर फ्रेम, रूल्स आर इनिशियली गुड, एंड धीरे धीरे वो सब सबवर्ट हो रहे हैं. एंड टुडे फॉरेस्ट ऑफिसर्स टेल मी दैट it's a totally toothless act and it's a totally toothless ministry. That's what forest officials tell me. These are not my words. If you look at the I'm being disturbed by the phone over here. There are a number of projects which are now being approved without the necessary clearances, and we are being told that nahi, इसमें तो clearance की जरूरत है ही नहीं. This is within state power. For example, the central government is today bestowing its powers on the state governments, and the state governments, being closer to the vested interest, succumbs more easily. जी रवि भाई, लगभग 7-8 मिनट बाकी है. अब हम वे फॉरवर्ड की चर्चा करेंगे, और रवि भाई आप ही से शुरू करेंगे, बिकॉज इस सेशन से ये हम एग्री कर बहुत एनवायरनमेंट पर कई, लेकिन हमारा विरासत का डिस्कशन तो हम भविष्य तक ले चलेंगे. द लेगेसी हैज टू बी कैरिड इनटू द फ्यूचर. So, what is the way forward? आपका 2-3 मिनट में आप यदि कोई सजेशन दे सके दर्शकों को. सबसे पहले तो one should
one should be well equipped with information but also knowledge. अगर हमको कोई लड़ाई लड़नी है तो उसमें एविडेंस बेस्ड लड़ाई एक आधार बनता है, जनता भी जुड़ेगी और उसके साथ ज्ञान और विज्ञान भी जुड़ेगा। ये पहला है। दूसरा, फर्स्ट लुक एट थिंग्स दैट यू कैन टैकल मोर इजीली। अभी हाल में बंबई में एक बैठक में मैं गया था जहां पर अर्बन रिवर्स की बात हो रही थी और मीठी रिवर को ठीक करने की बात हो रही थी। जो लोग मुंबई को अच्छी तरह से जानते हैं उनको पता है कि मीठी रिवर इज नॉट अ रिवर, इट्स अ sewer. Now, if you try to, and it's in an area where the land prices are so high that you can't do much about it today. लेकिन मीठी रिवर का जो सोर्स है संजय गांधी नेशनल पार्क में, it is still pristine. Now the first attempt should be to protect that source. अगर आपका सोर्स ही खत्म हो गया तो फिर नीचे कुछ नहीं बचना है. Therefore, we have to see what are the battles that we can fight more successfully, and you begin from there. Let me give my other colleagues a chance also. Yes, Prashant ji, and a special word to the young lawyers in the high courts and the Supreme Court. What is their task and what should they do in being environmental lawyers? No, I think not just environmental lawyers, not just lawyers, all young people in this country owe a duty to try and understand what's happening in our society, in our country, in the world, in environment, ecology, etc. So, for example, this whole climate change, this has given more and more people the realization that we are all in this boat together. Either we all sink. If we lose this battle of climate change, the whole world sinks, or we all swim. Same thing about coronavirus also. In a way, everybody has become conscious that these are, and ultimately, अगर आप एक वो Zach Bush करके एक मेडिकल साइंटिस्ट है, उसका अगर आप उसकी बातें अगर सुने तो ये कोरोना वायरस या और भी जिस तरह के सार्स मर्स वगैरह आ रहे हैं, ये सब भी इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने नेचर को इतना सिवियरली डिस्टर्ब कर दिया है. Otherwise, viruses are just like biodiversity is essential and is a good thing for our environment. Even biodiversity of viruses is a good thing in our body. But हमने इस तरह का सारा जो ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स और इन सब चीजों से इस सब को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि अब ये viruses which were part of our protection and which were our friends, so to say, they have become our enemies. So these are things which people must take some time to understand and learn, because if you don't learn about all this, now it is no longer possible for anybody, any young person, to be in isolation. He has to understand that we are all in this boat together. Thank you, Prashant ji. अब मेधा दी, मार्गदर्शन, आगे क्या करना है? What is the task? मेधा दी, सुनाई दिया आपको? सुन पा रही आप? हाँ, मैं पूछ रहा था, अब टास्क क्या है? आगे क्या करना है? What is the way forward? मुझे लगता है कि हम लोगों को उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लड़ना पड़ेगा जिसमें लोगों अधिकार उन संसाधनों पर माना जाएगा
अब हम लोग पानी अलग, नदी अलग, पहाड़ अलग, जंगल अलग या जो है और भुगत रहे हैं, उन्हीं के कंधों पर सब भार डालकर चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि सबका जीवन खतरे में है। जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज से केवल हिमालयन नदियों का जल भी खत्म हो रहा है और खेतीहरों को भी जीना मुश्किल है, फसलें भी जल जाएगी, हमारा जीवन जल जाएगा, न हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग उस व्यवस्था में सही जनतंत्र के लिए लड़े, और फिर वो निर्णय किस आधार पर ले लेंगे। अगर हमारे अंदर एक न्याय की चाड़ है, तो उसी के साथ हमारे अंदर एक सस्टेनेबिलिटी या निरंतरता की विचार होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी एंड दोनों के लिए एक गैर बराबरी खत्म करने की भी ख्वाहिश होनी चाहिए। उसी के कारण कुछ लोग उपभोग करते हैं और उस तरह के पूरे एक्टिविटीज में पार्टनरशिप है राजनेताओं की और कई ब्यूरोक्रेट्स की, और इसीलिए वो निर्णय उसी दिशा में लेते हैं जिसमें प्रॉफिट ओवर पीपल ही प्रिंसिपल होता है। हम लोगों को अगर प्रॉफिट ओवर नेचर भी नहीं होने देना है, प्रॉफिट ओवर पीपल भी नहीं होने देना है, और पीपल एंड नेचर फर्स्ट, क्योंकि उसके सिवाय प्रॉफिट ही नहीं, जिंदगी मुश्किल है। तो हम लोगों को इस दिशा में टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस क्या है, इस पर निर्णय पर आना पड़ेगा। जैसे ऊर्जा के स्रोत क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, पानी के जल संग्रहण के क्या दिशा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बड़े बांध नहीं तो भूजल भरण होना चाहिए। ऊर्जा में भी हमारे पास बहुत सारे सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, और हमें इतनी जरूरत नहीं होते हुए, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है और वो हमने अचीव नहीं की है प्रत्यक्ष में, तो हमको जरूरी है ये सब टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस स्वीकारना। प्रदूषण रोकना है तो परिवहन की नीति बदलनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ये सब अपने जीवन प्रणाली पर भी असर करने वाली बात है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि आखिर में हम लोग बिल्कुल है वैसे ही रहे और चले और दुनिया बदले, ये गांधी का कहना नहीं था। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये कहने वाले महात्मा जी की 150वीं शताब्दी तो मनाई गई जयंती, लेकिन हमारे जो आज नेता है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार और पूंजी से कितने जुड़े हैं। 194,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से लॉकडाउन में कोरोना के नाम पर, और हमारे श्रमिकों को जो न्यूनतम सुविधा चाहिए थी वाहन की, वो भी उपलब्ध नहीं की। 50 दिनों तक उनको ऐसे चलना या ऐसे मरना पड़ा कि हम शर्मिंदा है कि हम जिंदा हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सब लोग अब ये टेक्नोलॉजिकल चॉइस और उसका जो हमारे जीवन में भी एक प्रतिबिंब होना चाहिए, उस दिशा में बढ़े। छोटे छोटे कल्ट्स भी बने, अपने खुद से शुरुआत करें, और साथ साथ एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट हो। ऐसे जगह जगह ये निर्माण के कार्य होने चाहिए जो कहेंगे कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, और एक एक क्षेत्र में क्या विकल्प है उसको दिखाए सामने, तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। और उसमें हम लोग अपना समय लगाएं तो कोई संघर्ष में रहेंगे, कोई निर्माण में रहेंगे, और फिर हमारा समन्वय भी इतना बड़ा और ताकतवर होना चाहिए। एक किसानों का अपना समन्वय है आईविक भाई आपके साथ, एक मजदूरों का समन्वय है, एक मछुआरों का हमारा संगठन है बड़ा, विस्थापितों के संघर्षों का समन्वय है, लेकिन हम लोगों को जन आंदोलनों का एक ऐसा व्यापक समन्वय ही होना पड़ेगा जिसमें हमारा व्यापक नजरिया प्रतिबिंबित होगा और जो सत्ता को चुनौती देगा। मुझे लगता नहीं कि हम चुनावी राजनीति में इस चुनौती को लेकर सफल हो सकेंगे, क्योंकि वो केवल आज पैसे की अनीति बनी हुई है, कुनीति बनी हुई है। तो हम लोगों को एक आंदोलनों की राजनीति को बहुत ज्यादा बल देना पड़ेगा, और हमारी रणनीति आज के पूरे परिवेश को जानकर, जैसे ईशान जी ने कहा कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ये सब समझना चाहिए। हमको डिवाइड करने की, हमको विभाजित करने की, जाति और मजहब के नाम पर कोशिश, और कोई आवाज उठाए तो जेल बंद करने की साजिश, जिसमें वो सफल हो रहे हैं, हम अभी सफल नहीं हो रहे हैं। इस सबको समझकर पर हिम्मत,
जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को मुद्दे को लेकर प्रशांत जी जिस प्रकार से हिम्मत से बोलते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं, रवि चोपड़ा जी एनवायरनमेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो एक एक मुद्दे को लेकर हम लोग क्या करेंगे ये तय करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी है वो भुगतते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, समय खत्म हो चुका है। एज ऑलवेज आप तीनों से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को भी समझ में आया। धन्यवाद बनता है, इसलिए आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू, बट डीपली थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन। रवि भाई थैंक यू, प्रशांत जी थैंक यू वेरी मच, दीदी आपने तो शुरू किया था मेरा यात्रा, तो आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।